नमस्कार, वणक्कम, सलाम, कई साकेकर, जय श्री कृष्ण। तो आज की इस इंटरव्यू सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं एक भीलवाड़ा के ऐसे लड़के की जो स्कूल के अंदर हेड बॉय था, नहीं बहुत ज्यादा होशियार। मम्मी डैडी को पता लग गया लड़का बहुत होशियार है, पूछा क्या करेगा, आईआईटी करूंगा, वो भी दिल्ली से आईआईटी क्रैक। काफी सारी एनजीओ के अंदर काम किया, उसके बाद हर किसी का सपना क्या होता है, बहुत ही अच्छी नौकरी। सिंगापुर के अंदर बार्कले कोऑपरेटिव एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर एज ए एनालिस्ट नौकरी सेट। यहाँ पे हर किसी का सपना होता है कि यार सॉर्ट हो गए, अब तो जिंदगी सॉर्टेड हो गई, सब सही चल रहा है। लेकिन मन तब भी नहीं माना, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया चिले के अंदर। 1 साल तक चिले के अंदर स्टार्टअप करने के बाद भी मन नहीं लगा, क्योंकि भारत की याद अपर अटर गुड़ न सोग रहे, याद तो किन्हें नहीं आवा, याद आएगी मम्मी डैडी री याद आएगी। और वे आएगी भारत। सबसे पहले आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्रैक किया, फिर आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस क्रैक किया। लेकिन मन वहां पे भी नहीं था, क्योंकि सेवा तो ज्यादा करनी थी। आईएएस क्रैक किया 2018 के अंदर। आज हमारे जोधपुर के अंदर कार्यरत सीईओ जिला परिषद अभिषेक सुराना जी से हमने बात की। और सबसे पहले मैंने एक ही सवाल पूछा कि सीईओ जिला परिषद जी अभिषेक जी, मैं तो सर एक ही बात पूछना चाहूंगा, आर यू ह्यूमन? क्योंकि देखो सर, हम जिस जनरेशन से आते हैं, हम बहुत थोड़ी सी मेहनत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है कि बस थोड़ी सी मेहनत कर ली, अब हमको चाहिए अवार्ड। आपने इतना कुछ किया, आपका मन जब आप बाहर गए, सिंगापुर गए, इतना काम किया, वहाँ भी नहीं लगा। जहाँ पे जाके हम थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड होने लग जाते हैं, ओके अब हमारी ज़िंदगी सॉर्टेड है। लेकिन आप कभी भी उस तरीके से सॉर्टेड नहीं हुए। आपको जो भारत की याद आई और वापस भारत के पीछे का कारण क्या था? सबसे पहले तो हमारे जितने भी बच्चों को यही बात बता दो। बाहर लोग जाते हैं तो मुख्यतः वहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं, जो परमानेंट बाहर रह जाते हैं और जो कुछ वापस इंडिया लौट के आ जाते हैं। हाँ, तो मैं सेकंड कैटेगरी में था। और मुझे लगता है उसका मेजर रीज़न हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में फैमिली होता है। फैमिली कंपल्शन होते हैं अगेन, कि फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आपको फैमिली की याद आ रही है। तो मेरे केस में यही था कि मुझे भी जब मैं बाहर था तो मुझे लगता था कि मेरा पूरा परिवार इंडिया में है, तो एक तो इंडिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक मुझे अपने देश में जाके काम करना चाहिए। और जो भी अपन इतनी मेहनत करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो अपने देश में करें, उसका एक अलग मज़ा है। आपका एक कंफर्टेबल जोन भी रहता है। जैसे आप जोधपुर में हो, आप मारवाड़ी में बात कर रहे हैं, हम दाल बाटी चूरमा खाते हैं, वहाँ मिलता नहीं है। अब आप बताओ कि वहाँ आपको मैदे की बाटी मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? सही बात। तो बेसिकली ब्रेड खा खान खाए हो गया, तो क्या कि नहीं घी जरूरी है। वेल, आज जो हम यहाँ बैठे हैं उसका पीछे हमारा जो मेन मोटिव है, हंसी मजाक को एक तरफ रखते हुए, कि हमें जो वोटिंग परसेंटेज है उसको इंक्रीज करना है। एम आई राइट सर? बिल्कुल। तो हमारा मेन पर्सपेक्टिव यही है कि हम किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज करें। बात करें अगर भारत के चुनाव की, तो सर भारत 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश है। इसका मतलब दुनिया का हर छठा इंसान भारत में ही रहता है। इतनी बड़ी आबादी में करीब 91 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। उनमें से करीब 43 करोड़ महिलाएं हैं। 8.4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पहली बार वोट करने वाले हैं। सर इसका मतलब है कि इंडिया में जितने वोटर्स हैं उतने तो यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और सिंगापुर की कुल आबादी है। हम अगर भारत की विशालता या भारत के इलेक्शन की विशालता की बात करें, तो इससे पता लग सकता है कि मुंबई और दिल्ली के कुल वोटर्स की संख्या ऑस्ट्रेलिया के वोटर्स के बराबर। जो सबसे पहला मेरे दिमाग में आता है वो आता है जो बच्चे 18 क्रॉस कर चुके हैं और वो घर बैठे बैठे रिमोट हाथ में लेके फीफा खेलते खेलते कंधे ऊपर करके कह देते हैं कि अपना एक वोट से होता क्या है। तो वो जो सवाल हर बार आता है कि एक वोट से क्या होता है, तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा। ये एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। मैं सारे अपने जो मेरे युवा साथी उनको कहना चाहूँगा, अपने इंडिया की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो इंडिया में 99 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तो एक अविश्वास प्रस्ताव होता है जो लाती है, जो अपोजिशन लाते हैं। तो जब वो लाया गया, तो जो उस समय की तत्समय की जो सरकार थी, वो लोकसभा में एक वोट से दे लॉस्ट। मतलब अच्छा। एक वोट से वो सरकार गिरी थी। सरकार थी, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, एक वोट से सरकार गिरी। हम कई बार यहाँ छात्र संघ चुनाव या पार्षद के चुनाव में भी देखते हैं कि कोई 10 वोट से जीतता है, क्योंकि टोटल वोटर ही किसी बूथ पे, किसी मोहल्ले में 3000-4000 होते हैं। सरपंच के चुनाव में हम देखते हैं कि लोग 50 वोट से हार गए साहब। मतलब वो जो सेकंड वाला है वो बेचारा परेशान होता रहता है कि 50 लोग और आ जाते तो मैं आज कहाँ होता और ये कहाँ होता। सही बात है। लेकिन जब अपन जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, आम चुनाव, अब पहली बात तो आम चुनाव क्या है? तो आम चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, इनको बोलते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में विधानसभा का और लोकसभा के दोनों के चुनाव होते हैं। विधानसभा अपनी स्टेट की असेंबली जो है, जो स्टेट के एमएलएज जिसमें होते हैं, उसको बोलते हैं विधानसभा। एमपीज जिसमें होते हैं उनको बोलते हैं अपन लोकसभा, जिनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, लोकसभा के भी। जब अभी जैसे अपने विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसमें जो यूथ है, इस बार की चूँकि थीम है यूथ चला बूथ,
तो उसको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो स्केप्टिसिज्म है कि भाई हम वोट क्यों डालें, हमारे वोट से क्या होगा, तो वो इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि एक वोट से केंद्र की सरकार तक गिर सकती है। एक वोट से आपका एमएलए, हमारे राजस्थान में कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे एक वोट से एमएलए बनने से रह गए। हमारी लोकतंत्र में कई बार लोग कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती, हमारी आवाज़ क्या है, तो भाई वोट ही आपकी आवाज़ है। सरकार बनाने के लिए तो वोटिंग ही जरूरी है। सही बात है, हर इंसान सुपरमैन है और हमारी पावर वोट है। यानी इन कंक्लूड, घर के अंदर चाहे कितने भी मेहमान आ जाए, लेकिन अगर एक भी रोटी कम हो जाती है तो भले 56 भोग बना लो, अंत में जाते जाते ही बोलते हैं एक रोटी तो रही को नहीं, हमने वही पूछा था। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब तो जानती हैं कि एक मार्क की पावर क्या होती है। तो महिलाओं का जो सजगता है वोट करने आने के लिए वो बहुत कम है, और पता नहीं ऐसा क्यों है। मुझे लगता है हमारे घरों के अंदर तो महिलाएं सबसे आगे रहती है, ओपिनियन देने में, बात करने में, हर चीज़ में, मतलब हमेशा आगे रहती है। मैं ऐसा नहीं मानता कि जोधपुर की महिला किसी भी तरीके से पिछड़ी हुई है, वो बहुत ज़्यादा सजग है, वो मोबाइल यूज़ करती है, अपनी ओपिनियन रखती है, और उनका पॉलिटिकल ओपिनियन भी ज़रूर होता है, पर वो वोट करने के लिए नहीं आ रही है। तो ये जो महिलाएं हैं ना जो घर के अंदर है, मैं कहता हूँ कि आप सर उनको बोल दो कि प्लीज़ वोट करने के लिए आ जाओ, क्योंकि आपके घर के बाहर की अगर नाली साफ़ नहीं है ना, और आप उससे लेके अगले आने वाले 5 साल तक इरिटेट रहते हैं कि वही साफ़ क्यों नहीं है, कुछ ऐसा अच्छा क्यों नहीं हो रहा, तो कंप्लेन तो आने वाले टाइम में महिलाओं को करनी पड़ती है। लेकिन यही एक मौका होता है कि आने वाले टाइम की कंप्लेन से हम बच सकें। तो ये जो औरतें हैं ना सर, प्लीज़ इनको आप बता दो। देखिए, मतलब आपने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे जोधपुर की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमारे कई सारे बूथ ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं बहुत कम वोट कर रही है पुरुषों के तुलना में। जोधपुर जिले की बात करें, जोधपुर शहर की भी और पूरे जिले की भी बात करें तो ये ऐसे लगभग 1000 बूथ हैं जहाँ पे महिलाएं कम वोट करती हैं, और हमारा टोटल नंबर ऑफ बूथ है 2500। मेरा महिलाओं से अनुरोध यही है कि आपको अपनी आवाज़ अगर लोकतंत्र में पहुँचानी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया साधन वोट। और वोट नहीं करने के तो बहुत नुकसान है। भाई आपने वोट नहीं करा तो हमारा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, बाकी जीतने वाला जीतेगा ही और हारने वाला। आप वोट करेंगे तो आपके जो इश्यूज़ हैं, आप जिन चीज़ों को फेस करते हैं, वो इश्यूज़ और उन चीज़ों पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो बात करेंगे और आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। अभी आपने देखा संसद में जब नारी शक्ति वंदन बिल पास, आप देखिए पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भी ये चाहता है कि महिलाएं आगे आए। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन अब लोकसभा विधानसभाओं में रखने का प्रावधान है। हमारे सरपंच के चुनावों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। वो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि महिलाएं रिप्रेजेंटेटिव भी बने और महिलाएं पार्टिसिपेट भी करें वोटिंग में। और हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे इश्यूज़ पे बात होगी, हमारी जो समस्याएं हैं उन पे बात होगी। आपके जो भी इश्यूज़ आप फेस करते हैं, जैसे प्रतीक ने बताया कि घर के बाहर कोई इशू है, तो वो तभी कुछ हो पाएगा जब आपने वोट करा हो। अगर आप वोट करने ही नहीं जाएंगे तो फिर आपकी सुनवाई कोई क्यों करे, क्योंकि आपका कोई महत्व नहीं रहता। तो और युवा बच्चियों से मेरा खासकर अनुरोध है, नवविवाहित महिलाएं और युवा जो हमारी 18 प्लस जो गर्ल्स, वोटिंग की इंपॉर्टेंस को समझना, वोटिंग कैसे होती है, क्यों होती है, चुनाव कैसे होते हैं, ये चुनाव विधानसभा के हैं, विधानसभा क्या होती है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ये हम नहीं समझते हैं तो जो सरकार हमारी है, हमारी सरकार कौन सी है वो ही हम नहीं समझ पाते हैं। कई बार शहर की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है, गांवों की सरकार अलग है, केंद्र की सरकार अलग है। तो ये समझना भी जरूरी है कि ये लोकतंत्र फंक्शन कैसे करता है। तो मेरा बच्चियों से बड़ा अनुरोध रहेगा, ऐसा कहा जाता है कि भाई एक महिला वोट करती है तो उसके पीछे पूरा परिवार भी वोट करता है। तो अगर आप आगे आएंगी तो साथ में पूरा परिवार भी आगे आएगा और हमारे डेमोक्रेसी को थोड़ा और मजबूती इसमें प्रदान आप करेंगे। सही बात है। हमारे तो खुद के घर में मेरी जो मम्मी कह देती है वो ऑर्डर पारित हो जाता है। मेरे घर की तो जज भी मम्मी है, मेरे तो पापा भी मम्मी की सुनते हैं। हम तो सब्जी भी वही खाते हैं जो मेरी मम्मी को पसंद है। तो ये बात तो देखो हमेशा सिद्ध हुई हुई है कि चलती तो महिलाओं की है, और महिलाओं की टाइम आ गई है चलाने की, तो अब जाग जाओ। आजकल हम जैसे लोगों को तो ऐप्स बहुत ही फैसिनेटिंग करती है। जब जुकर भाई साहब ने थ्रेड एप्लीकेशन लॉन्च की थी तो हमने तो एक दिन के अंदर 10 मिलियन यूज़र आ गए, एप्लीकेशन सीख भी ली, एप्लीकेशन इंस्टॉल भी कर ली, अकाउंट भी बना लिया, फोटोज़ भी डाल ली, ओपिनियंस भी डाल दी, पूरा यूज़ किया, आने जाने कुछ नहीं। लेकिन वो ऐप्स जो हमारे गणतंत्र को स्ट्रॉन्ग करती है, जो हमें आगे आने वाले टाइम में कंप्लेन करने से रोकती है, तो वो आज ही समय है कि यार आपने कुछ किया क्यों नहीं। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो और अपने आसपास वालों को सिखा सकते हो। तो अभी उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो एप्लीकेशंस के बारे में पता ही नहीं है। तो कंपेयर करते हैं कि इंडिया में ऐसा, बाहर वैसा, बाहर ऐसा, इंडिया में ऐसा। जैसे इंडिया में तो कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन होती काफ़ी सारी चीज़ें, आप लोग अवेयर नहीं है, मुझे तो यही लगता है। देखिए, मैं एक तो आपने जो बात कही कि कई हमारे लोगों में ऐसा रहता है कि बाहर तो ऐसा होता है, इंडिया में वैसा होता है। हम कंपैरिजन पहले करते हैं। तो मैं एक चीज़ इसमें बताऊं कि चुनाव के मामले में इंडिया बहुत आगे है। मतलब चुनाव के मामले में इंडिया
अमेरिका जैसी कंट्री से भी आगे है। बिल्कुल। आप देखें कि अमेरिका में चुनाव होते हैं आज भी बैलेट पेपर से होते हैं और वहाँ पे बैलेट पेपर की काउंटिंग को करने में लगभग 2-3 दिन लग जाते हैं। आप पिछले चुनाव जो वहाँ प्रेसिडेंट के हुए ऑफ यूएसए देखिएगा कि वहाँ रात भर काउंटिंग होती है। अच्छा। फिर उस काउंटिंग को लेकर डिस्प्यूट होता है कि साहब आपने 100 वोट कम काउंट करे या ज़्यादा काउंट करे, और हमें रूढ़िवादी बोला जाता है, फर्जी वोट काउंट कर लिए इस तरह के। अपने आप सोचिए कितना अच्छा सिस्टम है कि बैलेट यूनिट पे वोटिंग हो गई, कैलकुलेटर की जैसे है वो। शाम को बस एक बटन दबाया और आपको मतलब जब वोटिंग डिजिट आ गई कि भाई इतने वोट इसको पड़े, इतने इसको पड़े। अपना सिस्टम तो बहुत आगे एक्चुअल वोटिंग के टर्म्स में। ऐसा ईवीएम वाला सिस्टम पूरे दुनिया में इतने बड़े लेवल पे नहीं है। प्रक्रिया होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी, जिसको मैं यूज करूंगा एमसीसी, आदर्श आचार संहिता, ये एक लगती है। आदर्श आचार संहिता का मतलब ये होता है कि अब सरकारी मशीनरी का प्रयोग किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के द्वारा नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी का भी प्रयोग नहीं करा जा सकता, सरकारी बिल्डिंग का होर्डिंग का भी प्रयोग नहीं करा जा सकता। मेरे घर के बाहर किसी ने पोस्टर लगा दिया। इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफेसमेंट, पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट भी अलाउड नहीं। पब्लिक प्रॉपर्टी और मैंने उसकी फोटो खींच ली तो मैं कितना अनोनिमस रहूंगा? आप अनोनिमस रहेंगे, आप अनोनिमसली कंप्लेन कर सकते हैं। 100 मिनट के अंदर आपके यहाँ पे टीम पहुंचती है, एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, वो इंश्योर करती है कि जैसे कोई बिजली का पोल है और उसके ऊपर किसी ने कुछ बांध दिया बिना निगम की परमिशन के, भाई निगम बकायदा जो उसके होर्डिंग्स हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसके परमिशन के बिना किसी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा लिए तो तुरंत उस पर 100 मिनट के अंदर 100 मिनट में कार्रवाई होगी। कोई कहीं पे शराब बांट रहा है, कहीं पे कोई पैसे बांट रहा है और आपके पास खबर है, आपने छोटा सा वीडियो बना लिया और शेयर कर दिया कि साहब देखो, तो तुरंत आप बिलीव करें 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होती है। इलेक्शन कमीशन इसको मॉनिटर करता है। इस एप्लीकेशन का नाम है सी विजिल, सिटीजन विजिलेंस ऐप। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेवल पे दिल्ली में, जयपुर में, जोधपुर तक हर जिले में उसकी मॉनिटरिंग होती है और 100 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा प्रावधान है। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि साहब हम किसको शिकायत करें, हम पुलिस में फ़ोन करें, हम निगम में फ़ोन करें और वहाँ कई बार फ़ोन कोई उठाता नहीं है तो फिर हम किसके पास जाएं। सबसे बेस्ट तरीका है मोबाइल एप्लीकेशन और मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक इसको आप यूज़ करें। इसके माध्यम से कहीं कुछ आपको आसपास दिखता है कि ये गलत हो रहा है तो, और अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लगता है गलत है लेकिन हमें लगता है कि ये प्रावधानों के अंदर है, बाकायदा उस पर ढंग से जवाब डाला जाएगा कि साहब इसका निस्तारण इस तरह से किया गया। ये नहीं है कि आपने दे दिया और हमने बस दिखा दिया कि इट इज़ डन और इट इज़ रिजेक्टेड। उसका बाकायदा रीज़न वहाँ पे लिखा जाएगा। तो उससे वोटर एजुकेशन भी होती है कि क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है। तो मतलब अब आपके सामने कुछ भी अनीति होती दिखती है तो हमारे पास एटलीस्ट एक एप्लीकेशन है। हम दिन भर हम एप्लीकेशन से जुड़े रहते हैं, हम पेपर से ज़्यादा आजकल मोबाइल पढ़ते हैं। सुबह से लेकर रात तक एक टूल हमारे हाथ में रहता है, लेकिन अब तक ये सजग नहीं है। तो उसी एप्लीकेशन के बारे में ये बात है। जो मेरे घर के आसपास जितने भी वोटिंग बूथ मैंने आज तक देखे हैं, डिसेबल्ड लोग जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए, दिव्यांगजन के लिए हम क्या करने वाले? सबसे पहले तो जो हमारे बूथ है, पोलिंग बूथ की जैसे आपने बात करी, तो वहाँ पे एक हम अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हम सुनिश्चित कराते हैं। जिसमें एक तो रैंप होता है, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था होती है। साथ में व्हील चेयर की एक सुविधा होती है कि कोई भी अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी से है तो व्हील चेयर से वो उसके माध्यम से बूथ तक पहुंच सकता है। मतलब पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने और वोटिंग मशीन तक पहुंचने के लिए उसको पूरा मतलब वहां तक रैंप और उस तरह की सुविधा होगी कि उसकी व्हील चेयर बड़ी आसानी से उस कमरे में मशीन तक जाके वोट डाल के आ सकता है। जो हमारे नेत्रहीन जो कुछ वोटर्स होते हैं उनके लिए वो जो मशीन है उसमें बाकायदा वो ब्रेल से सारे साइन बने हुए होते हैं कि वो ब्रेल के माध्यम से उनको पढ़ के वोटिंग कर सकते हैं। जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड वाले लोग हैं तो मशीन जब भी आप कभी पोलिंग स्टेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो कुछ भी एक बटन दबाते ही वो बोलती है आपने अपना वोट डाल दिया है, आपने इस नंबर पर डाला है। इस तरह के कुछ प्रोविजन तो पोलिंग स्टेशन पे होते हैं। लेकिन पोलिंग स्टेशन से भी पहले सरकार और जो इलेक्शन कमीशन है उसका ये मैंडेट है कि सारे लोगों को पहले तो वोटर लिस्ट से जोड़ना, ये बड़ा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट काम है, टास्क है। और इसके लिए की जो कल्याणकारी योजनाएं चलती है जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए जो स्पेसिफिक योजना है उसमें जितने लाभार्थी हम सबसे पहले तो उनको इनसे जोड़ रहे हैं वोटर लिस्ट से। दूसरा जो हम कर रहे हैं वोटर लिस्ट से जुड़ने के लिए भी हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। वो सक्षम ऐप के माध्यम से, जो मोबाइल एप्लीकेशन है सक्षम, उसके माध्यम से घर बैठे बैठे एक तो रजिस्टर कर सकता है, वो ये भी कर सकता है कि कहाँ पे मेरा पोलिंग स्टेशन है और मुझे क्या सुविधाएं वहाँ चाहिए, उसके लिए वो पहले से बता सकता है। तो उसको कोई व्हील चेयर असिस्टेंस चाहिए या उसको घर से पोलिंग स्टेशन तक जाने में मदद चाहिए तो वो पहले से उस ऐप के माध्यम से बता सकता है। वो ये भी देख सकता है कि उसके पोलिंग स्टेशन पर क्या क्या अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने एक नया जो प्रोविजन करा है वो करा है एट होम वोटिंग का, कि घर से आप वोटिंग कर सकते हैं। अगर 40% से ज़्यादा अगर आपकी डिसेबिलिटी हो, आप नॉमिनेशन
चालू होते ही आपको 6 दिन में अगर आप ये हमें फॉर्म 12 भर के देते हैं तो के घर पे आके आपको वोटिंग कराएंगे। 80 साल से ज़्यादा असक्षम जो लोग हैं उनके लिए सरकार ने ये प्रावधान किया है। तो इसका मकसद ये है कि कई बार हम देखते हैं कि लोग कोई 4 लोग किसी को उठा के लेके आ रहे हैं, कोई गोदी में लेके आ रहा है वोटिंग डलवाने के लिए, तो उसको थोड़ा सा किसी की मिजरी को थोड़ा सा कम किया जाए, इसका भी सरकार ने प्रयास किया है। तो इस प्रकार से हम अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को भी दिव्यांगजनों को पोलिंग से जोड़ने का प्रयास करें। हमकी देना है वोट जी में नहीं वे खोट कहीं समझिया।